हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में। और इसमें हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के टाइप्स और उस अलग अलग टाइप्स जो हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है कि यदि हम सॉलिड डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, सॉलिड डाई इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होती है, न्यूक्लियस के साथ। लेकिन यदि हम लिक्विड या फिर जो गैसियस डाई इलेक्ट्रिक है इसकी बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपस में जो म्यूचुअल इलास्टिक मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा, म्यूचुअल इलास्टिक मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। जब हम इस डाई इलेक्ट्रिक्स को, इन डाई इलेक्ट्रिक्स को, चाहे ये हो सॉलिड वाले हो या लिक्विड डाई इलेक्ट्रिक्स हो, इनको यदि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं या किसी ये डाई इलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन या फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अलग नहीं होते हैं। इसी प्रकार यदि इसमें देखें तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिटैच नहीं होती, बल्कि क्या होती है, अपनी जो पोजीशन है वहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाती है। इसी प्रकार लिक्विड या गैस में देखें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कुछ अपने जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं। यदि सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के केस में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वह अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है और जो न्यूक्लियस है, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज होती है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। सिमिलरली यदि हम लिक्विड या गैसियस या मॉलिक्यूल्स या फिर जो आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में भी डिस्प्लेसमेंट होती है। जो नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव आयन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है और सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। अब इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस की डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डिस्प्लेसमेंट के कारण जो मॉलिक्यूल्स है या एटम है वह डाइपोल की तरह एक्ट करती है और उसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। और इसके कारण जो मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है किसमें, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें। और इसी को या इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स है वह डाइपोल की तरह एक्ट करती है और उसमें डाइपोल की तरह एक्ट होने के कारण डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाती है और जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है जिसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वह अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ई नॉट है वह अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। आइए हम जो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है टाइप से, आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। सपोज ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखी हुई है। अब इसमें हम अभी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं किए हैं या डीसी करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं,
तो हम देख पा रहे हैं कि जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है वह उसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की सेंटर एक ही पॉइंट पर है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड हैं। तो इस स्थिति में जो डाइपोल्स है उसे हम इस स्थिति में जो डाइइलेक्ट्रिक्स है उसको हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। और आइए अब हम इस पे डीसी करंट फ्लो करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये दो पैरेलल कैपेसिटर प्लेट का, ये एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इस पर हम एक डीसी बैटरी की हेल्प से डीसी करंट फ्लो करते हैं। ये कुंजी है, कुंजी को जब हम द प्लस ऑन करते हैं, जैसे कि इस प्रकार इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कुंजी को, तो हम देखते हैं कि जो कैपेसिटर्स का ये वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो डाइइलेक्ट्रिक के एटम्स हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो आपस में कोइंसाइड रहते हैं वह अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वह, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। और इस प्रकार सभी जो एटम्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। और सभी एटम्स के इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट के कारण, क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण हम देख पा रहे हैं कि जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके सरफेस में जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उस ओर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है, और सेम अमाउंट में जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके दूसरे साइड में, दूसरे साइड की ओर सरफेस में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नेगेटिव चार्ज प्लेट है उस साइड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके दोनों अपोजिट सरफेस में अपोजिट जो चार्ज है वह प्रोड्यूस हो जाती है। और जब ये इस प्रकार अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज प्रोड्यूस होती है, उसके अपोजिट सरफेस में अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस केस में इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम पोलराइज्ड कहते हैं और इस इफेक्ट को हम डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब जो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ है उसकी इंटेंसिटी P जो है टोटल डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम उसके इक्वल होती है। दैट मीन्स टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। यदि पोलराइजेशन की इंटेंसिटी सपोज P है तो इन दिस कंडीशन टोटल जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है P इन और पर यूनिट वॉल्यूम में या टोटल V वॉल्यूम में यदि सिग्मा P इन डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रही है तो सिग्मा P इन अपॉन V इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। तो फ्रेंड्स ये हुआ डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में हमने देखा कि यदि कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के एटम्स हैं या उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर आपस में म्यूचुअली जो है डिस्प्लेस हो जाती हैं और इनकी डिस्प्लेसमेंट जो है इतनी होती है कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एटम्स की डायमेंशन या मॉलिक्यूल्स की डायमेंशन या जो आयन है उसकी डायमेंशन से कम होती है। तो इस प्रकार की जो डिस्प्लेसमेंट डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस इफेक्ट को हम डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। आइए अब हम देखें कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। जो डाइइलेक्ट्रिक अलग अलग मटेरियल हैं उसके आधार पर या अलग अलग पोलराइजेशन इफेक्ट के आधार पर जो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वह 4 प्रकार के हैं। आइए हम देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वह उसको 4 बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, सेकेंड वन इज आयनिक पोलराइजेशन, एंड थर्ड वन इज ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, एंड लास्ट वन इज स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। इस प्रकार जो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वह 4 प्रकार के हैं। आइए अब हम देखते हैं इन सभी पोलराइजेशन को अलग अलग हम डिस्क्राइब करेंगे और इसके लिए इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है उसके लिए फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन से। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक
पोलराइजेशन। हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, ये फिगर और ये इस फिगर में, यहाँ इस केस में हम देखते हैं कि एक एटम है और इस एटम के सेंटर पे ये पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमें मालूम है कि किसी एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल जो न्यूट्रॉन हैं वो होते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार अलग अलग ऑर्बिट्स में उसके इस न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट होते रहते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार अलग अलग ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होते रहते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिट में दिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करती है। अब यदि इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें इस प्रकार, और इसकी डायरेक्शन इधर है, राइट से इधर लेफ्ट की ओर, तो उस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, इस एटम की जो न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। तो इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहते हैं। और इस प्रकार की जो पोलराइजेशन है वह सभी प्रकार के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस है उसमें होते हैं, और इनके जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्प्लेसमेंट है वह एटम या मॉलिक्यूल्स में होती है तो मॉलिक्यूल्स, या आयंस में होती है तो आयंस की जो डायमेंशन है उससे कम होती है। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम में सेट हो जाती है, और इसके जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन पोलराइज होने में वह 10 to the power of -4 to 10 to the power of -15 सेकेंड की ऑर्डर में होती है। दैट मीन्स ये वेरी लेस टाइम में ये आइटम्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली पोलराइज हो जाती है। और यदि हम इसको देखें तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट नहीं होती है। तो आइए हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की फार्मूला निकालने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सिंगल एटम है, सपोज वी हैव अ सिंगल एटम। अब ये जो सिंगल एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सपोज क्या है, Z है। एटॉमिक नंबर Z है तो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होगी जो न्यूक्लियस में स्थित होती है उसकी वैल्यू होगी प्लस ZE, और टोटल जो नेगेटिव चार्ज होगी उसकी वैल्यू होगी -ZE। इस प्रकार ये हम देख पा रहे हैं, ये एक एटम है और इस एटम की एटॉमिक जो नंबर है वह है Z है। तो टोटल ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार ये है और टोटल नेगेटिव चार्ज ये है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज जो -ZE है वह इस न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है। और मान लेते हैं हम यहाँ पर इसकी जो एटम है उसकी रेडियस है कैपिटल R, और इस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यदि 0 हो तो उस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते रहते हैं, उसमें अंतर नहीं आती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, वह ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, वह अपने सेंटर से यहाँ से इतना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाती है। जब हम ई मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं देन दिस न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, ये इतने डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी डिस्प्लेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। और ये डिस्प्लेसमेंट तब तक होती रहती है
जब तक जो कूलॉम अट्रैक्टिव जो फोर्स है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाले फोर्स है उसके इक्वल एंड अपोजिट ना हो जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्प्लेसमेंट x डिस्टेंस हो रही है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किए हैं उसके कारण लगने वाले फोर्स सपोज, तो हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण न्यूक्लियस पर जो लगने वाला फोर्स है वह कितनी होगी, सपोज F है, देन F विल बी इक्वल टू ZE इंटू कैपिटल E। तो इसके इक्वल होगा, मान लेते हैं हमारा दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण न्यूक्लियस पर लगने वाला फोर्स है और इसके कारण जो न्यूक्लियस है वह डिस्प्लेस होती है, ये इस फोर्स के कारण न्यूक्लियस जो है x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होती है और ये तब तक डिस्प्लेस होती है जब तक कूलॉम जो अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थात न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के कारण जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसके इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक ये इस फोर्स के कारण न्यूक्लियस डिस्प्लेस होती है। तो हमें अब क्या करना है, हमें कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उसको दो रीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। वन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो कि एक्स रेडियस के जो स्फीयर है उसके अंदर स्थित होती है, और दूसरी रीजन में क्या होगा, दूसरी रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे होती है, एक्स स्फीयर रेडियस के जो स्फीयर और आर रेडियस के स्फीयर के बीच वाले रीजन में, अर्थात ये दो रीजन में हम इस आर जो एटम है उसको हम डिवाइड कर लिए, एक रीजन ये और एक रीजन ये। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन में एक्स रेडियस के जो स्फीयर है उसमें टोटल चार्ज कितनी होगी वो हम देखें। हेंस टोटल चार्ज inside the sphere of radius x is, ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यूनिट जो वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज होगा वो निकाल लें और उसके बाद फिर इस x रेडियस के जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, तो x रेडियस के जो वॉल्यूम में चार्ज की जो संख्या है या चार्ज की मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है उसकी वैल्यू होगी, टोटल चार्ज है हमारे पास ZE, टोटल चार्ज है ZE वो भी माइनस साइन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, और अपान यूनिट वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल स्फीयर, दैट मीन्स ये वाला स्फीयर है इसकी वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगा, इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू। अब हमें एक्स रेडियस के जो स्फीयर है उसकी में टोटल चार्ज की वैल्यू निकालना है, तो हम एक्स रेडियस के जो स्फीयर है उसकी वैल्यू वॉल्यूम लिख लें, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई एक्स क्यूब। इस प्रकार यदि इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा -ZE एक्स क्यूब अपान आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन चार्ज या नेगेटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स। अब जो ये रेडियस है, ये इतने इस स्फीयर में जो इतना चार्ज है ये क्या करेगा, न्यूक्लियस पर फोर्स लगाएगा। तो न्यूक्लियस पर जो फोर्स लगाती है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, वह फोर्स इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD एक्स क्यूब अपान आर क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, अर्थात इसके इक्वल जो फोर्स लगाएगा। और ये क्या फोर्स है, ये फोर्स है जो इस चार्ज के द्वारा न्यूक्लियस पर लगाने वाले फोर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये। तो हमने अभी निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज के कारण या कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस पर लगती है उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में, दैट मीन्स जो कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स है वह जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स की जब इक्वल होती है तो न्यूक्लियस की मोमेंट
रुक जाती है। दैट मीन्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये फोर्स और ये फोर्स, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, तो ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन में हमारा ये दोनों फोर्स या न्यूक्लियर जो एटम्स हैं वो क्या होगा, बैलेंस की स्थिति में होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज दैट अबाउट टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, अर्थात इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है। तो बैलेंस करती है, इस कंडीशन से हम इन दोनों फोर्स को, इसको और इक्वेशन नंबर 1 की जो फोर्स हैं उसको हम एक दूसरे से इक्वल कर लें। तो इक्वल करने पर हमें मिलेगा जेडी इज इक्वल टू ZEE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE एक्स क्यूब इन बाई आर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस प्रकार इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, x क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। हम यहाँ पर ये देखा, ये x की वैल्यू होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस की डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से इस इक्वेशन की हेल्प से हम न्यूक्लियस की डिस्प्लेसमेंट प्राप्त कर लेते हैं और न्यूक्लियस की डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करते हैं तो x इज इक्वल टू हमें आता है मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन JD इंटू ई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये JD और ये JD दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये यहाँ से एक्स स्क्वायर है और यहाँ से एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, यहाँ से x बचेगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू हमें मिलता है। अब हम देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वह x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर और जो न्यूक्लियस का सेंटर है वो अलग अलग हो गया। दैट मीन्स एटम अब डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है, एक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाती है एटम में। तो डाइपोल प्रोड्यूस हो गया तो उसका क्या होगा, एक सर्टेन डाइपोल मोमेंट होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है उसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहते हैं और ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जो हम पहले फार्मूला देखे हैं उसके अनुसार डाइपोल मोमेंट की फार्मूला होती है, जो डाइपोल है उसमें से कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो डाइपोल हमारा एटम जो है डाइपोल की तरह एक्ट करता है, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज और न्यूक्लियस की चार्ज, तो न्यूक्लियस की चार्ज क्या है, JD है और डिस्प्लेसमेंट कितना होती है, x होती है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या बताएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात P इंड्यूस्ड इज इक्वल टू JDX। अब यहाँ x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू पुट करने पर ये JD हो गया और x की वैल्यू हमने पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये JD कैंसिल हो गया और ये JD कैंसिल हो गया और उसके बाद P इंड्यूस्ड अर्थात इंड्यूस्ड जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू मिली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब E। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, उसकी जगह में हमने लिख लिया अल्फा E, ये अल्फा E और अल्फा E की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब के इक्वल है। इसे हम जो अल्फा E है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इट फॉलोज दैट द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इन एन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय। हमने देखा कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अर्थात जो एटम है वह एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है तो उसकी वैल्यू P इंड्यूस्ड इज इक्वल टू अल्फा E है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ यदि एटम n है तो यूनिट वॉल्यूम की जो डाइपोल मोमेंट है वह इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होती है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन Pe की वैल्यू होगा n अल्फा E इंटू कैपिटल E के इक्वल होगी। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की वैल्यू Pe इज इक्वल टू n अल्फा E के इक्वल प्राप्त हुई है और यहाँ हम ये पहले बता चुके हैं अल्फा E इज द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है वह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है और उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 प्लस काई जो है इलेक्ट्रॉनिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू जो है इक्वल होता है काई की वैल्यू Pe अपॉन एप्सिलॉन नॉट E के और यहाँ पर Pe की वैल्यू हम पुट कर देते हैं n अल्फा E इंटू E। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये मिस है, ये E इंटू
कैपिटल ई इस प्रकार होगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये कैपिटल ई और ये कैपिटल ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू हो जाएगा 1 + n अल्फा ई अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एंड दिस इज अल्फा एप्सिलॉन आर। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की जो फार्मूला है वह प्राप्त हुई n अल्फा ई इंटू ई, जहाँ पे अल्फा ई की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इस जो पी ई की वैल्यू है उसके आधार पर हमने एप्सिलॉन आर की भी ये वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। If you have any doubt, then please ask through comment box, and if you have not subscribed till now, then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new videos. Okay, thank you.